नए चैप्टर पर जाने से पहले कोई अगर कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में है तो लास्ट क्लास में चेतन ने हमने कितने कर लिए थे क्वेश्चन चैप्टर 3 के? सर एक मिनट प्लीज। भैया 45। 45 तक कर लिए थे। तो 50 से 50 से नीचे कोई डाउट है तो बोलो। नहीं भैया। 70 से नीचे, 50 से 70 के बीच में कोई कंफ्यूजन? नो भैया। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आई नहीं भैया। है ही नहीं? बस ठीक है, शुरू करते हैं फिर अगला। बस यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, बस कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपकी हो जाए अच्छे से ताकि नंबरों का काम गड़बड़ ना हो। चैप्टर 4, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंटेंट्स एक के बाद एक चलेंगे इसमें। पहले रेवेन्यू के कंसेप्ट चलेंगे, फिर डिटर्मिनेशन जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में चला रहे हैं। फिर यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस का टॉपिक चलेगा, और फिर मार्केट के कंटेंट शुरू हो जाएंगे। और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो सबके पेपर में क्वेश्चन रहना है, कंपलसरी रहना है और हर बार रहता है, चाहे अटेम्प्ट अभी वाला हो चाहे नवंबर वाला हो, चाहे उसके कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मार्केट। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आगे कॉलेजेस में भी क्वेश्चन रहेगा, बट वहाँ लिखने के लिए आएगा, यहाँ एमसीक्यू में रहेगा। तो उनके डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे आपको। और उसमें सेटलमेंट ऑफ आउटपुट, सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, सेटलमेंट ऑफ प्राइस एंड सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये सब करेंगे शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, शट डाउन, सब डिस्कशन करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का कंक्लूजन है वो, जो आना ही आना है। फिलहाल वहां तक पढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए स्टार्टिंग का खेल शुरू करते हैं। तो भैया अब तक पिछले चैप्टर में हमने प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट करा। एक बार थोड़ा सुन ही लेता हूँ पुराना, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल कुछ वैसा ही चलेगा। बस रेवेन्यू बोले तो कलेक्शन, TRARMR। तो हम लोगों ने प्रोडक्शन में आउटपुट को 3 नामों से रिफ्लेक्ट करा, TP, AP, MP। अनुषा, व्हाट डू यू मीन बाय TP? टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट? लैंग्वेज बोलो। अरे कहाँ गया बच्चा? Total unit of a commodity produced by the producer is known as TP or TPP. भैया मामला गड़बड़ है, सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हो और आउटपुट कैसे हो रहा है वो तो बता ही नहीं रहे। कारण बेस्ड ऑन इनपुट, और इनपुट बोलने से भी बात सही नहीं है। इनपुट में भी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे, अधूरी बात है बच्चों। याद करा रहा हूँ चीज़ें कहाँ जा रही हैं। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर, ये ठीक बोला है, बट इसके आगे बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल इनपुट। बिना इनपुट के कहाँ से आउटपुट तैयार होगा? आर्यन रिपीट करना, TP। टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल इनपुट। बढ़िया बात। तो भैया ये पुरानी चीजें छोड़ो मत, जो चैप्टर कर लिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए ना। बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एपी की बात कर रहा हूँ। फार्मूला बताया था ध्रुव, फार्मूला बोलना एपी का। TP upon unit of variable. यस, टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, चाहे वो लेबर की बात लगाओ, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करना चाह रहे हैं। मयूरी, अरे मयूरी छुट्टी क्यों करी तुमने? सर वो तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, रिवाइज कर लेना एक बार टॉपिक, ठीक है बच्चे? ओके सर। मयूरी को बोलना है मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग। बच्चे टॉपिक कराया था। Marginal product refers to addition to total product when one more unit of a variable factor is बढ़िया employed. बढ़िया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एडिशन इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कॉस्ट के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जी, रेवेन्यू के टॉपिक को। चीज़ें वैसी ही हैं, बस यहाँ कलेक्शन की बात होगी।
सुरेंद्र का नंबर है, आपको बताना है बच्चे द मीनिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट। भैया fixed cost is the cost which does not change with the change in level of output. सुरेंद्र एक बार दोबारा बोलेंगे? Fixed cost is the cost which does not change with the level of output. अब इसमें ना देखो शॉर्ट पीरियड लगाना बहुत जरूरी है। This sort of. हाँ, तो चीज़ों को मिस नहीं करेंगे। अगर वो आप बोलने में याद करने में मिस करेंगे तो वो जब आप कल को रीड करेंगे एमसीक्यू में तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। तो फिक्स कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड इट इज़ द, बाकी सब ठीक था। इन शॉर्ट पीरियड इट इज़ द रिवार्ड ऑफ फिक्स फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो फिक्स फैक्टर्स का रिवार्ड होता है, शॉर्ट पीरियड में घटना घटती है, चेंज नहीं होता है ये। और बात तो मैंने यहाँ और भी याद कराई थी, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये कभी जीरो नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट, जल्दी जल्दी कौन बोलेगा? मैं खंडेलवाल। वेरिएबल कॉस्ट। So it is a reward of variable factors which can be changed with the level of output. बढ़िया बात। शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो इस शॉर्ट पीरियड की बात बोलने की जरूरत नहीं है। वापस आ रहे हैं जी, रेवेन्यू का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टेक्निकली 3 लेवल हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। शुरू करते हैं। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू को बोलते हैं कलेक्शन। तो टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट या टोटल कलेक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई बोलेगा पूरी क्लास में? जितेश नहीं आया आज। यश, यश आप बोलो। टोटल रेवेन्यू, टोटल कलेक्शन ड्यू टू सेल ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रिपीट यश। Total collection from the sale of quantity of a commodity by the producer during the given period of time. बढ़िया भैया, एक बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा ना रेगुलरिटी, कोई बहुत ज़रूरी कारण हो, कुछ हो, बात अलग है। कुंदन कल नहीं आए थे क्लास में बच्चे? यस सर। भैया ऐसे छुट्टी ना करो ना भाई। अब कोई कारण हो सकता है, बात ठीक है, बट कल को देखो पेपर आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं होने हैं, उन्होंने जो तारीख रखनी है उसी तारीख पर होने हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनाओ कि पढ़ाई में कोई गड़बड़ ना हो, और किसी भी दिन क्लास कोई भी कारण हो सकता है, बाई चांस मिस होती है तो बीसीसी ऐप आपके पास है, तो उससे आप रिवाइज करके अगली क्लास में बैठो, नुकसान का काम नहीं कर सकते। कुंदन बात समझ रहे हो? यस सर, कर ली पिछली तो। हाँ कर ली, बढ़िया। तो ये सभी को ध्यान रखना है, मैं सिर्फ एक बच्चे का नाम लेके सभी को बोल रहा हूँ। और पुरानी चीज़ों को कई बार क्या है, कुछ बच्चे रेगुलर है क्लास में, लेकिन वो क्या है आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम मत कर देना। तो टाइम टू टाइम रिवीजन का काम रखो। क्या जरा जरा सी किताबें हैं। अरे अलग से अनुषा प्रैक्टिस बुक भी मिली है ना आपको अलग से सीए इंस्टीट्यूट से, प्रैक्टिस मटेरियल अलग से स्टडी मटेरियल ही मिला है बस। है? अरे सिर्फ 4 ही किताबें मिली है क्या? यस सर। सर यस सर, स्टडी मटेरियल है। कुंदन सिर्फ 4 बुक है आपके पास, अलग से कोई प्रैक्टिस का? सर कुछ नहीं आया, उसके बाद वो एक प्रोस्पेक्टस आया था बस। नहीं प्रोस्पेक्टस ही, पर फिर तो काम आपका आसान है। तो इस पेंडेमिक के चलते पहले क्या करते थे ये लोग, ये अलग से 1-2 प्रैक्टिस की बुक भी भेजते थे। तो अब नहीं भेजा का मतलब, अरे नॉर्मली जो आपका मटेरियल है उसी में से आता है डाटा, तो उसको बस पक्का कर लो, पक्का कर लो तो काम आपके लिए रिलैक्स्ड है। और मैं तो कह रहा हूँ भैया सर्टिफिकेट के साथ, रैंक सर्टिफिकेट के साथ पोजीशन आनी चाहिए, तो लापरवाही नहीं करना कोई भी। तो टोटल रेवेन्यू सबने याद कर लिया भैया। टोटल कलेक्शन ड्यू टू सेल ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रीति भारद्वाज रिपीट करें वंस मोर। Total collection from the sale of all the units of a commodity produced by the producer. सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, सो अभी प्रोड्यूस की बात नहीं हो रही, By the सोल्ड producer. ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, अरे जिसे हम आम आदमी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बोलता है, उसे टेक्निकली इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? एवरेज रेवेन्यू। तो मीनिंग याद कर लो, इट इज प्राइस पर यूनिट। इन अदर वर्ड्स व्हेन टोटल रेवेन्यू डिविजिबल बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। खबरदार प्रोड्यूस लिखा, खबरदार इनपुट की बात करी। अरे वो कह रहा है, एग्जांपल ले लो, 10 लड्डू 100 रुपये में बेचे, 100 रुपये में बेचे, टोटल कलेक्शन, टोटल रेवेन्यू। 10 लड्डू बेचे, लड्डू बेचने से पहले बनाए होंगे तो ये यूनिट सोल्ड हैं। अरे बना तो हमने 100 रखे हैं, तो बनाने की बात नहीं कर रहे, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, उसमें से कितने बेचे हैं? यूनिट सोल्ड है नीचे।
तो 100 रुपए में 10 लड्डू बेचे तो ऑन एन एवरेज एक लड्डू 10 रुपए का बिका। यही है प्राइस पर यूनिट, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है। तो एवरेज रेवेन्यू मींस प्राइस पर यूनिट, इन अदर वर्ड्स व्हेन टोटल रेवेन्यू डिविजिबल बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। कौन बोलेगा? चैतन्य। It refers to per unit प्राइस पर, revenue. प्राइस पर यूनिट। मैं बोल देता हूँ एवरेज रेवेन्यू मींस प्राइस पर यूनिट, इन अदर वर्ड्स व्हेन टीआर डिविजिबल बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इट इज आल्सो नोन एज एआर। कौन बोलेगा? कनन रिपीट करें, एआर। कनन आवाज नहीं आ रही आपकी। And as the revenue per unit of output sold. बढ़िया जी, बढ़िया। आगे चलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल कलेक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। फार्मूला डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट सोल्ड हो रहा है, प्रोड्यूस मत लिखना, या नीचे फार्मूला दूसरा टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। अनुषा रिपीट करें मीनिंग एंड फार्मूला बोथ। Additional revenue generated from the sale of additional unit of output. MR is equals to delta TR upon delta Q unit of output or TRN minus TRN minus 1. यूनिट ऑफ आउटपुट कौन सा? सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, जितना वो बेच रहा है, जितना बनाया है उसकी बात नहीं करेंगे। अगली बात, रेवेन्यू छोटा सा टॉपिक है बस। सर एक बार डिफाइन फिर से बोल दो एमआर की। एडिशन इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। अरे जितना बनाया है वो सारा नहीं बिकता है, बना तो 1000 यूनिट रखा है, बेच रहे हैं सिर्फ 10, तो यूनिट सोल्ड की बात हो रही है, नीचे यूनिट प्रोड्यूस की बात नहीं हो रही है। ओके सर। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज एक बार दोबारा, तो मैंने बोला है एडिशन इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू एडिशनल यूनिट सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। फार्मूला डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट सोल्ड, या टी आर एन माइनस वन। मयूरी ने पूछा था, क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ, तो आगे चलना चाह रहे हैं। रिलेशन बिटवीन टी आर एंड ए आर। अब बच्चों ये टी आर ए आर का रिलेशन यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बढ़िया बात, यश बात सुनाई दे रही है अच्छे से? साउंड क्लियर? यश? हाँ भैया। तो कॉस्ट में जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, ध्यान से सुनना बात पूरी क्लास, कॉस्ट में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होते हैं, कभी भी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था एवरेज कॉस्ट यू शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप, एवरेज फिक्स कॉस्ट। मेरा क्वेश्चन है एवरेज फिक्स कॉस्ट यश कैसा होता है? शेप। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज सी, मतलब सी टाइप की होती है, नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अरे सी टाइप नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एएफसी की बात कर रहा हूं। यश? हाँ भैया। अरे एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये जितनी भी बातें हम याद करके आए हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो सब यूनिवर्सल हैं, जो बाजार के बदलने पर, समय के बदलने पर बदलती नहीं हैं। जबकि रेवेन्यू के कंसेप्ट मार्केट के बदलने पर बदल जाते हैं, शेप बदल जाती है। अरे यश, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। कुल मिला के टी आर ए आर एम आर 3 शब्द हैं, इन तीनों की शेप बाजार के बदलने पर बदलती है। अभी यहाँ बाजार मैंने कराया नहीं है, तो बाजार की जगह मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो भैया एक पॉसिबिलिटी है व्हेन प्राइस रिमेनिंग द सेम, दूसरी पॉसिबिलिटी है प्राइस कंटिन्यूसली फॉलिंग। अरे जब आप ज़्यादा यूनिट बाजार में जाके खरीदते हो या दुकानदार ज़्यादा बेचना चाहता है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, व्हेन प्राइस रिमेनिंग द सेम, सामने वाला जितना मर्जी मांगे, कम मांगे, ज़्यादा मांगे, ना मांगे, प्राइस सेम है, तो ऐसी कंडीशन में टी आर ए आर एम आर कैसा होगा, ये आपको याद करना है डायग्राम वाइज। फिर आपको याद करना है जब आप ज़्यादा यूनिट बेचते हो तो आप कहते हो एक लड्डू खरीदोगे 20 रुपया, 10 लड्डू खरीदोगे 18 रुपया, और 100 लड्डू खरीदोगे 15 रुपया। अरे यश, बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा?
हाँ भैया। तो दो सिचुएशन है, एक जब प्राइस सेम रहे तो टी आर ए आर एम आर कैसा होगा, दूसरा जब प्राइस लगातार घटे ड्यू टू राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट तो ए आर एम आर और टी आर क्या होगा। ये बातें याद करो और आगे चलो ताकि एमसीक्यू का क्वेश्चन टिक कर सको। रेवेन्यू में ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो ए आर एम आर टी आर मीनिंग याद हो चुका है, मीनिंग बदलने वाला नहीं है, लेकिन इसकी स्लोप, इसके डायग्राम की पोजीशन बदलेगी मार्केट के बदलने पर। अभी मार्केट का नाम मैं ले नहीं रहा, वैसे सामने जो डायग्राम बना रखा है ये परफेक्ट कंपटीशन में लगता है। यश कहाँ लगता है ये? परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की बात ना करे तो भी वो बात टिक करा लेगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस कैन नॉट बी चेंज या रिमेन्स कांस्टेंट। तो भी बिना मार्केट का नाम लिए इस बात को कर रहे हैं, जब बाजार में वस्तु का दाम फिक्स रहे, वो घटाया बढ़ाया ना जा सके, यानी प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट। इन दैट सिचुएशन व्हाट इज द शेप ऑफ ए आर कर्व, एम आर कर्व एंड टी आर कर्व? याद कर लो। पहले हम टेबल बनाने का काम कर रहे हैं। टेबल में हमने प्राइस कांस्टेंट ले लिया, ए आर कांस्टेंट ले लिया, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में अरे प्राइस को टी आर फार्मूला याद करा था आपने, ए आर को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करें। अनुषा ए आर का फार्मूला बताओ जल्दी से, मैंने बताया था टी आर डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड मैं वो क्वांटिटी लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर क्वांटिटी सोल्ड को ए आर से मल्टीप्लाई कर दो तो सबको मैथ्स मालूम है टी आर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके हमने टी आर निकाल लिया। टी आर से एम आर निकाल रहे हैं। एम आर कितना आ रहा है देख लो यहाँ पर, जब प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर इज ऑलवेज इक्वल टू एम आर। ए आर इज ऑलवेज इक्वल टू एम आर। डायग्राम देखो, 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट 100 यूनिट 50 यूनिट, प्राइस पर यूनिट रिमेनिंग द सेम, प्राइस सेम है, सो ए आर इज ऑलवेज इक्वल टू एम आर। अच्छा ए आर को प्राइस लाइन भी कहा जाता है। अरे याद आ रहा है मयूरी, ए आर बोले तो प्राइस लाइन। यस सर। तो याद कर लो जब प्राइस रिमेनिंग द सेम इन दैट सिचुएशन, पहली बात ए आर एम आर के बराबर है, दूसरी बात इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टी आर याद कर लो, टी आर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। मयूरी जल्दी से बोल दो, जब प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर एम आर टी आर की शेप कैसी है? सर ये लास्ट वाली लाइन एक बार बोल दो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बस पेपर के लिए बात खत्म, इतना याद रखना है। कंडीशन याद कर लो, प्राइस रिमेनिंग द सेम। मार्केट का नाम मैं आगे चल के बताऊंगा ऐसा कब होता है परफेक्ट कंपटीशन में, या प्राइस रिमेनिंग द सेम इन दैट सिचुएशन। टेबल से मैंने प्रूफ करके दिखाया ए आर हमेशा किसके बराबर है, एम आर के। डायग्राम की पोजीशन बताइए, ए आर कर्व और एम आर कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए आर एम आर सेम है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और टी आर कैसा है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। मयूरी AR is equal to MR. AR MR are both are parallel to x-axis. TR straight line upward sloping passing through the origin. बढ़िया बात। अनुषा याद हो गया, चले आगे। देखो मैं हर टॉपिक जब याद कराता हूँ हाँ करते हो, जब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तो गड़बड़ होने लगती है। तो ये बात ठीक नहीं है, चीज़ों को बिल्कुल पक्का करके आगे चलो। क्वेश्चन आएंगे इसके, हमारी तैयारी एमसीक्यू की है। तो ए आर एम आर और टी आर की बात अब हम कर रहे हैं। अजम्पशन बदल गई है, पिछली बार अजम्पशन क्या लगी हुई थी क्वेश्चन में, प्राइस रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। अब की बार अजम्पशन बदल गई है, कंडीशन बदल गई है। या कंडीशन है प्राइस फॉल्स विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे ज़्यादा बेच रहे हो प्राइस घटा रहे हो। ऐसी कंडीशन में आपकी नॉलेज के लिए मैंने टेबल बनाई है, टेबल की जरूरत है नहीं। तो यहाँ मैंने प्राइस घटा दिया है जो आपकी अजम्पशन चल रही है, 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपया। और जब प्राइस घट रहा है तो प्राइस को ए आर को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करके टी आर निकाल दिया, टी आर निकाल दिया, टी आर से एम आर निकाल दिया है। कुल मिला के ए आर और एम आर दोनों का रिलेशन देखो, ए आर और एम आर दोनों का रिलेशन देखो और उसको याद करो। पहली शर्त, ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम आर। ए आर एम आर से बड़ा है, या एम आर, इसको उल्टा भी बोल सकते हो, एम आर इज लेस देन ए आर। तो जब भी प्राइस घट रहा है आउटपुट यूनिट सोल्ड के बढ़ने पर, तो भैया यूनिट सोल्ड बढ़ रहा है, ए आर घट रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। सो प्राइस लाइन और ए आर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहली बात याद हो गई अनुषा, ए आर कर्व और प्राइस लाइन कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड फॉल इन द प्राइस। क्लियर है बच्चे?
Yes, sir. और जब ए आर घटेगा तो एम आर ऑल्सो फॉलिंग बट एट फास्टर रेट, एम आर भी गिरेगा लेकिन फास्टर रेट से। ये याद हो गया, ए आर इज फॉलिंग, एम आर इज ऑल्सो फॉलिंग एट फास्टर रेट। अरे क्लियर है? Yes, sir. ये याद रखना, ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि एम आर एक्स एक्सिस को भी काटेगा, नेगेटिव पर लेके भी जाओगे। वो अलग बात है, घाटे में जाना नहीं चाहेगा कोई, रियल लाइफ में माइनस में जाता कोई नहीं है, बट आप उसे शोक करोगे। सुरेंद्र ये बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। भैया यहाँ टी आर की बात पूरी क्लास, ए आर एम आर मैंने समझा दिया। अंडर द कंडीशन व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, तो आपने याद कर लिया ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, या एम आर इज, अरे क्या बोलोगे, एम आर इज लेस देन ए आर। डायग्राम की पोजीशन बता दी है। इन दैट सिचुएशन व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, ए आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, एम आर इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग बट एट फास्टर रेट, फास्टर रेट। यहाँ टी आर पूछना चाह रहा हूँ पूरी क्लास से, कोई भी बोलना चाहे, पोजीशन ऑफ टी आर पूरी क्लास बोलो बच्चों। बच्चों पिछले मैक्सिमम नहीं नहीं, अरे मैक्सिमम कहाँ, स्लोप की बात कर रहा हूँ, स्लोप स्लोप। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं, अरे टी आर सामने डायग्राम चल रहा है, 5 8 9 8 5 सामने नजर आ रहा है टी आर। अगर इसको डायग्राम में बनाए तो शेप कैसी होगी, सोच के बताओ ना। जबकि परफेक्ट कंपटीशन यानी प्राइस कांस्टेंट, तो टी आर कैसा, अभी आपने याद करा है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। जबकि अब जब प्राइस फॉल हो रहा है विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, बाजार की बात करूं तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नाम फीचर के साथ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां कैसा शेप होगा टीआर का, पूरी क्लास बोलो। क्या मतलब उल्टा पहले मतलब पहले राइजिंग होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीजिंग। अरे भैया जो आपने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी की शेप बनाई थी, टीपी समझते हो ना मयूरी, टीपी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Yes, sir. तो भैया टीपी को बदलना है किसमें, रेवेन्यू में, टीआर में बदलना है। अरे टीपी को टीआर में बदलना है, कोई बता सकता है टीपी को टीआर में बदलने के लिए क्या करें? पूरी क्लास फार्मूला मांग रहा हूं, अरे पूरी क्लास। क्वांटिटी ए भाई, टीपी 10 यूनिट बनाए हैं, टोटल कलेक्शन कितनी है? यस, इतनी देर लगाते हो बताओ सोचने में, पेपर में क्वेश्चन आ गया तुम कहोगे किताब में तो लिखा ही नहीं है। अरे टीपी को किससे मल्टीप्लाई करे टीआर आ जाए? टीपी यूनिट ऑफ आउटपुट है, टीआर कलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो भैया प्राइस से ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखो टीपी की जो स्लोप होती है वही टीआर की स्लोप होती है, बट टीपी यूनिट ऑफ आउटपुट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, टीआर कलेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीस। ये भाषा समझ में आ रही है मयूरी? Yes, sir. तो आपको टीआर की शेप समझ में आ गई है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ये मैंने टीपी वाला डायग्राम बनाया है और वहां टीआर लिखा है। कुल मिला के आइडिया दिया कि टीपी को एआर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? टीआर आएगा। ये क्लियर हुआ? आइडिया लगा बच्चों? Yes, sir. तो मैंने दो बातें बता दी, व्हेन प्राइस रिमेनिंग द सेम और कांस्टेंट, एंड दैट सिचुएशन ए आर एम आर के बराबर है। डायग्राम की बात करें तो ए आर कर्व इज इक्वल टू एम आर कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टी आर उस कंडीशन में कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। फिर मैंने दूसरी बात पूरी करी है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इन दैट सिचुएशन ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। कर्व की बात करें तो ए आर क्या है? कंटिन्यूसली फॉलिंग बट पॉजिटिव, बट एम आर इज ऑल्सो फॉलिंग बट एट फास्टर रेट। अगर मैं रेट भी आपको बता दूं, पेपर में पूछ ले, एम आर की स्पीड ए आर से एग्जैक्ट 2 टाइम्स होती है। सुरेंद्र मैंने जो बोला है याद हो गया? हाँ भैया। क्या एम आर की रफ्तार ए आर से डबल होती है? क्लियर है सुरेंद्र? पेपर में टिक करा सकता है वो? हाँ भैया। ये कभी भी रिलेशन इधर उधर नहीं होगा, आप कॉलेज में जाके इसके प्रूफ भी याद करोगे। एम आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ ऑफ ए आर। ये बात क्लियर हो गई अनुषा? एम आर की रफ्तार ए आर से एग्जैक्ट डबल होती है। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, बट आपकी किताबों में कहीं प्रूफ नहीं है, डेरिवेशंस नहीं है, नहीं तो वो भी हम करते, बट कॉलेज में आएंगे। यश याद हो गया? एम आर हमेशा ए आर से ज्यादा तेजी से भागेगा, एग्जैक्ट डबल।
चलूं आगे? यश, यश की आवाज हाँ चेतन भैया। हाँ। और टीआर मैंने बता दिया कैसा होता है। अरे लॉ वेरिएबल पोर्शन का जो टीपी है बिल्कुल वैसी स्लोप होती है। तो रेवेन्यू का चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं। अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर। भैया याद कर लो, जो एपी एमपी का रिलेशन होता है ना, वही एआर और एमआर का होता है। बस फर्क ये होता है कि जो एपी है, अरे याद करो एपी, एपी में यूनिट की बात हो रही है, यूनिट ऑफ आउटपुट। इसमें कलेक्शन की बात हो रही है। कुल मिला के अगर हम उसको मनी में कन्वर्ट कर दें तो वैसी शेप आएगी। यश बात समझ में आ रही है? यश बाबा, हाँ भैया। तो यश को पहले पुराना टॉपिक रिवाइज करना है जो मैंने बचपन में याद कराया। ये मैंने एपी और एमपी बता दिया। आप इसका रिलेशन बोलो तीनों, तो गिफ्ट में मिलेगा एआर एमआर। जल्दी से यश। भैया when MP is greater than AP, so AP rises. When MP is equal to AP, AP remains constant and maximum. When MP is less than AR, so AR falls. बढ़िया। मयूरी दोबारा बोलो। सर APMP का हाँ, एपी एमपी का। if MP is greater than AP, AP is increasing. When MP is equal to AP, AP is constant. When MP is smaller than AP, AP starts falling. बढ़िया बच्चों, डिट्टो देखो, एक याद कर लो, दूसरा गिफ्ट में है, बिल्कुल वैसे ही। ए आर एम आर सामने डायग्राम मैंने बना रखा है ए आर एम आर का, बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू राइजेस। डायग्राम की पोजीशन चेक करो। वो पेपर में इन तीन में से कोई बात लिखेगा और कहेगा बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो बात याद रहनी है आपके। एम आर इज इक्वल टू ए आर इज मैक्सिमम या कांस्टेंट या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर फॉल्स। सुरेंद्र रिपीट करो ए आर एम आर। When MR is greater than AR, then AR rises. When MR is equals to AR, then AR is maximum. And when MR is less than AR, then AR falls. अनुषा याद हो गया? Yes. आगे चलेंगे बच्चों। ये टी आर ए आर एम आर में दोबारा डायग्राम बना रखा है, बट सबको याद हो चुका है। टी आर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, ए आर और एम आर बराबर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन प्राइस कांस्टेंट। ये वो जो मैंने स्पीड की बात बताई थी ना कि एम आर एग्जैक्ट डबल रफ्तार से भागता है, डबल रफ्तार से भागता है, ये उसको यहाँ फॉलो करा हुआ है। बस उतनी बात याद हो तो आपका काम चल जाएगा एमसीक्यू में। अनुषा याद हो गया? एम आर इज ऑलवेज Positive. अरे डबल रफ्तार याद रखोगे पेपर में अगर आ जाए तो। मयूरी क्लियर है? Yes, sir. मैं इस बात को ना, यहाँ पेपर में क्वेश्चन बस एक ही टाइप का आया हुआ है, वो याद कर लो। अरे किसी को याद है बचपन में ए आर कर्व और डिमांड कर्व एक ही बात होती है? पूरी क्लास जल्दी जल्दी बोलना जरा, एग्जाम वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आ सकता है। सुरेंद्र, ए आर कर्व को डिमांड कर्व बोल सकते हैं? मना करो, नहीं बोल सकते तो। AR तो ये प्राइस फॉलिंग लाइक कांस्टेंट है प्राइस या फिर फॉल हो रहा है? नहीं, ए आर को डिमांड कर्व बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ये बताओ। नहीं भी नहीं बोल सकते। पूरी क्लास जल्दी बोलना है जी। अरे कोई तो बोलो। अनुषा, अनुषा Yes, sir. मैं बोलता हूं। ये मैंने रेड कलर की जो लाइन खींची है ये ए आर कर्व है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैंने लिख दिया ए आर कर्व। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, दिक्कत लगे तो उसी वक्त पूछना। ए आर कर्व का मतलब है जिस कीमत पर दुकानदार बेच रहा है, प्राइस पर यूनिट, जिस प्राइस पर दुकानदार बेच रहा है, बताओ मुझे उसी कीमत पर कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। मेरा क्वेश्चन है सिर्फ आर्यन से। आर्यन, जिस कीमत पर सेलर बेच रहा है उसी पर कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। जिस प्राइस पर कस्टमर खरीद रहा है वो कस्टमर का डिमांड कर्व है, जिस प्राइस पर सेलर बेच रहा है वो उसकी प्राइस लाइन है, वो उसका ए आर कर्व है। सो यूनैनिमसली ए आर कर्व और डिमांड कर्व वही लाइन होते हैं, लेकिन डिमांड कर्व कंज्यूमर की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है और ए आर कर्व प्रोड्यूसर की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जिस कीमत पर बेचने वाला बेचता है उसी कीमत पर खरीदने वाला खरीदता है। ये दो अलग अलग होते ही नहीं है।
तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइन AR कर्व या प्राइस लाइन, वही लाइन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कर्व। सुरेंद्र बात क्लियर हो गई? हाँ भैया। सबको क्लियर हो गया? मयूरी, अरे टेक्निकल बातें आएंगी पेपर में, मार्केट में सर मतलब दोनों सेम होती है? हाँ, मतलब सेम होती है। अरे मैंने एज ए सेलर 10 रुपए में कोई चीज बेची तो मेरे लिए तो वो प्राइस लाइन हो गई ना, या AR कर्व हो गया। लेकिन उसी रेट पे किसी कस्टमर ने खरीदी तो कस्टमर के लिए डिमांड कर्व। तो कस्टमर के Okay, पॉइंट ऑफ व्यू से वही कॉम्बिनेशन डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो मैंने यहाँ, अरे पेपर वाला बदमाशी करेगा, चैप्टर चल रहा होगा मार्केट का और डायग्राम बना रहा होगा डिमांड की, तो याद होना चाहिए डिमांड कर्व, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर, और वही लाइन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस लाइन या AR कर्व होता है। मैंने यहाँ लिख दिया डिमांड। अरे एक्चुअली में नीचे MR खींचा है मैंने, MR खींचा हुआ है नीचे, AR का एग्जैक्ट आधा। अभी मैं समझा रहा हूँ AR बोले तो डिमांड कर्व। अरे डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसी को याद है? ज्योमेट्रिक मेथड, जल्दी जल्दी बोलो टॉपिक। मार्केट का टॉपिक, रेवेन्यू का टॉपिक देखो डिमांड से कनेक्ट हो रहा है और पेपर वाला पूछेगा, आया हुआ है क्वेश्चन। अरे बोलता ही नहीं कोई बच्चा। ज्योमेट्रिक मेथड, अनुषा। यस सर। अरे ज्योमेट्रिक मेथड का दूसरा नाम बताओ अनुषा। पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को एक्सप्लेन करो, स्टार्ट। सर फॉर्मूला बताओ। अरे डिमांड कर्व, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड में याद कराया था। डिमांड कर्व, अरे ये लाल रंग की लाइन ध्यान से देख लो, रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस बट कंज्यूमर में सेलेक्ट ओनली वन कॉम्बिनेशन व्हिच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे ये AR कर्व या डिमांड कर्व है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग इलास्टिसिटी। मैंने बचपन में याद कराया, ब्लैक कलर से दिखाता हूं। अगर ये मिड पॉइंट है, क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो पूरी क्लास। अरे कोई तो बोलो। इज इक्वल टू 1। अगर नीचे X एक्सिस पर है तो क्या बोलेंगे इसे? 0। ऊपर Y एक्सिस पर है, बोलते चलो। इन्फिनिटी। अगर 1 और 0 के बीच में है, कहीं पर भी पॉइंट, क्या बोलेंगे? स्मॉलर देन। अरे स्मॉलर देन 1 का नाम भी बदलते रहो ताकि रिवाइज हो जाए। ए बच्चे, इनइलास्टिक, परफेक्टली कहाँ जा रहे हो? ऊपर वाला बोलो। इलास्टिक। ये ज्योमेट्रिक मेथड था, ये ज्योमेट्रिक मेथड था। इस ज्योमेट्रिक मेथड का एक बार फार्मूला भी बोल दो। यस जल्दी बोलो फार्मूला। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। बढ़िया बात, बढ़िया बात। तो यहाँ पर ये EP जब 1 है ना, तो उस टाइम पर MR क्या होता है? 0 होता है। ये याद रखना बच्चों, जिस ये बात एग्जैक्ट रिलेशन है। ये देखो, ये लाइन बना रखी है यहाँ पर। जब देखो रिलेशन देखना, MR 0 है तो डिमांड, ये मेजरमेंट क्या होगा आपके लिए बता रहा हूँ 1। और ये आपको मालूम है जब मार्जिनल 0 होता है तो टोटल हमेशा क्या होता है? जल्दी बताओ। मैक्सिमम। अरे वो पेपर में TR AR MR कुछ भी तीनों मालूम होने चाहिए। जब MR, सुरेंद्र क्लियर हो गया? MR 0 है तो TR क्या है? मैक्सिमम। और AR कर्व की पोजीशन क्या है? इलास्टिसिटी वाइज EP इज इक्वल टू 1। ये इधर उधर नहीं हो सकता। अरे क्लियर है? हाँ भैया। आगे चलेंगे बच्चों। यश, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? भैया इसके अंदर व्हेन TR मतलब जब TR इक्वल TC होता है तो वो नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस ब्रेक पोजीशन होती इवन है। पॉइंट मैं बोल देता हूँ, कंडीशन तो सामने लिखी हुई है। ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो पोजीशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इस दुनिया में हर फर्म 4 फैक्टर लगाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो खुद लगाए चाहे बाहर से अरेंज करे, बदले में उसे रिवॉर्ड चाहिए होता है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। इस सब का टोटल होता है टोटल कॉस्ट। अगर आपने टोटल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट 100 रुपया लगाया है, उतना ही आपको मिल जाए। सामने एग्जांपल बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट बोला है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है इसमें। 100 रुपया लगाया है, चाहे फैक्टर्स बाहर से अरेंज करें चाहे अपने घर से लाए हो, और आपको इतने ही मिल जाएं, टोटल रेवेन्यू इतने ही मिल जाएं, तो यही आपको चाहिए था, ये आपको मिल गया। इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ हेवन। इस सिचुएशन को जो दुनिया के हर फैक्ट्री की होनी चाहिए और होती है, इसको नाम दे दिया ब्रेक इवन पॉइंट।
सुरेंद्र, बात समझ में आ गई? हाँ भैया। नॉर्मल सिचुएशन है ये। नॉर्मल सिचुएशन में फर्म को जितना जितना लगाया है उतना ही मिलता है। यानी अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की ताकत लगा रखी है और आप जितना प्रॉफिट चाह रहे उतना ही आपको मिल जाए, इसके लिए मैं बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट इस दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, जल्दी बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा एबनॉर्मल। अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग पूरी क्लास, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। नॉर्मल प्रॉफिट पूरी क्लास। मयूरी, अरे प्रॉफिट में कह रहा हूँ। हाँ मयूरी बोलो। मयूरी की आवाज नहीं आ रही बच्चे। Normal profit. Sir, अरे मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिससे कम पर आप काम नहीं Sir? करोगे। हाँ बोलो मयूरी। अरे मैंने बोला है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिवार्ड, sir, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिवार्ड जिससे कम पर वो एंटरप्रेन्योर अपना फैक्टर नहीं लगाएगा, उसे बोल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उससे ज़्यादा मिलने लग जाए उसे बोलेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। Okay, sir. ऐसे ऐसे समझो, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एक आदमी ग्रेजुएट है, उसे पता चल गया कि हिंदुस्तान में ग्रेजुएशन की डिग्री आने के बाद, एग्जांपल ले रहा हूँ जी, 30,000 रुपये की नौकरी लगती है, उसे पता चल गया। तो वो मिनिमम अमाउंट 30,000 है, उससे कम पर वो काम नहीं करेगा। लेकिन किसी कंपनी में उसे 50,000 मिल जाए तो ये थोड़ा ना कहेगा कि मुझे 30,000 दो, ज़्यादा मत दो। वो ज़्यादा ले लेगा, ज़्यादा ले लेगा। तो नॉर्मल अमाउंट जिससे कम पर वो काम नहीं करेगा वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा मिलने लग जाए तो वो जितना फालतू मिल रहा है वो अब नॉर्मल है। सुरेंद्र, ये बात क्लियर हो गई? हाँ भैया। तो भैया टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर, ऐसी जर्नल फिनोमिना है। पूरी दुनिया में सभी व्यापारी जितना टोटल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट होता है उतना रिवार्ड चाहते हैं और वो मिल जाए, मिलता ही है नॉर्मली। तो ये सिचुएशन ब्रेक इवन पॉइंट, पोजीशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। डिक्शनरी में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नो प्रॉफिट का मतलब नो ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और नो लॉस का मतलब नो लॉस। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, नॉर्मल प्रॉफिट इसमें एग्जिस्ट होता है। और ये एक जर्नल फिनोमिना है जहां इस दुनिया का हर फर्म अपने आप को रखता है। इसको लेबल लगा दिया ब्रेक इवन पॉइंट। ये कब घटना घटती है? अभी अभी मैंने बोला जब टीआरटीसी के बराबर हो। डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, सामने बना हुआ है। हमने याद करा है टोटल रेवेन्यू। जब क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा परफेक्ट कंपटीशन के डायग्राम बने। रेवेन्यू के कर्व बदल रहे हैं मार्केट के बदलने पर, कॉस्ट कभी नहीं बदलती, यूनिवर्सल है। तो रेवेन्यू जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम बनाएंगे। और परफेक्ट कंपटीशन समझ नहीं आ रहा तो प्राइस बीइंग कांस्टेंट रखेंगे। तो प्राइस जब कांस्टेंट होता है या परफेक्ट कंपटीशन होता है तो सबने याद करा है टीआर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। सामने डायग्राम टीआर का मैंने बना दिया। टोटल कॉस्ट बचपन में याद करिए क्या कभी भी, अरे शॉर्ट पीरियड की बात, क्वेश्चन साइलेंट हो शॉर्ट पीरियड, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी कभी भी जीरो नहीं होती। कहां से शुरू हो रही है? फिक्स कॉस्ट से। अनुषा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो टोटल कॉस्ट, अरे यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, आप चाहो तो कैसी होती है? अरे एग्जैक्ट बताओ कैसी होती है? रिवर्स एच शेप अपवर्ड स्लोपिंग। अरे बात समझ में आ रही है सुरेंद्र को? हाँ भैया। कुल मिला के डायग्राम बना दिया। जिस पॉइंट पर टीआरटीसी के बराबर है फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन याद कर लो, टीआर बराबर है टीसी। एक और शर्त याद कर लो, अरे पेपर वाला शर्त बदल देगा। टीआर बराबर है टीसी पहली शर्त। दोनों को अगर मैं आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो टीआर डिवाइडेड बाय आउटपुट सबको मालूम है एआर, और टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, जल्दी बोलो फटाफट। अरे शर्त याद हो गई दोनों? एवरेज टीआर फोर्स। टीआर बराबर है टीसी या एआर बराबर है एसी। इट इज ए फिनोमिना ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। बोले तो नो ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट नो ऑफ नॉर्मल लॉस। ये सोसाइटी का यूनिवर्सल सिस्टम है जहां सोसाइटी अपने आप को रखती है, हमेशा हर फर्म अपने आप को रखता है। कभी कभी कोई भी फैक्ट्री, नॉर्मली सिचुएशन यही रहती है, लेकिन कभी कभी सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाए, कंपनी फेवरेबल कंडीशन में आ जाए तो उसे अब नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल लॉस हो सकता है। तो कभी कभी आप टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, अरे टी आर टी सी से बड़ा हो जाए तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा मिलता है, इसे बोलते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। और कभी कभी अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज आपके अगेंस्ट बना दी है तो आपका टोटल कॉस्ट टी आर से बड़ा हो सकता है, इसे बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस या लॉस। कुल मिला के ब्रेक इवन पॉइंट
क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इन दैट सिचुएशन फर्म ऑब्टेन ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। कंडीशन याद कर लो, टी आर बराबर है टी सी और ए आर बराबर है ए सी। टॉपिक खत्म। कोई एक बच्चा जल्दी से बोलो, आगे चलेंगे। अरे कौन बोलेगा? कोई भी बोल दो। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग, दो कंडीशन, डायग्राम आपको दिखा दिया मैंने। हाँ मयूरी बोलो। No profit, no loss situation. In this situation, TR is equal to TC and AR is equal to AC. पूरी बात नहीं बोली। इन दैट सिचुएशन फर्म ऑब्टेन ओनली द No, नॉर्मल। normal profit. और जो आप बोल रहे हो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, वो भी याद कर लो। नो प्रॉफिट का मतलब नो अब नॉर्मल प्रॉफिट, नो लॉस का मतलब लॉस में कुछ अलग से नहीं है। लॉस या अब नॉर्मल लॉस एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होते। ये क्लियर हो गया बच्चों सबको? Yes, sir. ये ए आर ए सी वाली बात मैंने समझा दी है। रेवेन्यू के चैप्टर में आखिरी बात, शट डाउन पॉइंट। मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास, सुरेंद्र सबसे पहले आप बताओगे क्या घाटे में फैक्ट्री चलेगी या बंद होगी? सुरेंद्र। नहीं भैया। नहीं, हाँ क्या 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 बोला है? घाटे में फैक्ट्री बंद होगी? हाँ। हाँ। हाँ भैया। पूरी क्लास कोई और बोलो, क्या घाटे में फैक्ट्री चलेगी या बंद होगी? भैया बंद नहीं कह सकते, थोड़े टाइम तक चलेगी। ये बात समझ लो। देखो पेपर वाले ने लिखवाना तो कुछ है नहीं, वो तो एमसीक्यू टिक कराएगा। तो कंडीशंस आपको याद करनी है, जिन कंडीशंस को वो फॉलो करेगा या तो लैंग्वेज में या कंडीशन के नाम से। तो रेवेन्यू का टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं। कंक्लूजन की आखिरी बात, शट डाउन पॉइंट। और इसको मैं प्राइस डिटरमिन, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स। तो मैं ये शट डाउन पॉइंट वाली बात, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डायग्राम के साथ कराने वाला हूँ। और वो टॉपिक बहुत इलेबोरेट फॉर्म में है, तो वो तभी समझ में आएगा जब ये बात समझ में आ जाए। समझ लो शट डाउन पॉइंट। मैंने सामने एग्जांपल एक चार्ट बनाया है, टेबल बनाई है, उसको समझ लो। टी आर टी सी एफ सी वी सी। सुरेंद्र टेबल नजर आ रही है सामने? हाँ भैया। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, 10 रुपए की कॉस्ट है, 12 रुपए में बेच रहे हो। अरे 10 रुपए का बना 12 रुपए में बेच रहे हो। मेरा क्वेश्चन है सुरेंद्र से, यहाँ सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है? अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। फैक्ट्री कंटिन्यू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री लगातार प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा अब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है। ये तो बढ़िया बात है। कंडीशन नंबर 2, बदल रहे हैं ऑप्शन। अब की बार फैक्ट्री में 10 रुपए का बना और 10 रुपए का ही बिक रहा है। अरे 10 का बना 10 का ही बिक रहा है। फैक्ट्री चलेगी या बंद होगी सुरेंद्र? चलेगी। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। अरे टोटल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है और वो आपको मिल गया है। फैक्ट्री कंटिन्यू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अ सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नॉर्मल प्रॉफिट तो मिला है, तो यहाँ पर भी फैक्ट्री चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगला पॉइंट, 10 रुपए का बना, 8 रुपए का बिका, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। मेरा क्वेश्चन है सुरेंद्र से, फैक्ट्री चलेगी या बंद होगी? सर थोड़े टाइम के लिए देखेंगे, फिर ज्यादा। फैक्ट्री पक्का चलेगी, सोच लो क्या। सुरेंद्र कह रहा है, यश ने बोला है तो मैं भी बोल देता हूँ यही बात, थोड़े टाइम तक चलेगी। ये थोड़ा टाइम कितना होता है ये समझाना मुश्किल, तो उसको आसान करने के लिए ही बताया है मैंने। भैया फैक्ट्री उसी वक्त बंद करो। अरे फैक्ट्री चलाओ, नुकसान कितना हो रहा है देखो ध्यान से, 2 रुपए का। फैक्ट्री उसी वक्त बंद करो। फैक्ट्री बंद करो तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 0 नहीं हो सकता। फैक्ट्री बंद करते ही 4 रुपए का नुकसान, फैक्ट्री को चलाने पर 2 रुपए का नुकसान। ध्यान से सुनना पूरी क्लास, फैक्ट्री बंद करते ही 4 रुपए का नुकसान, फैक्ट्री चलाने पर 2 रुपए का नुकसान। तो फैक्ट्री के चलाने से आप नुकसान कम कर रहे हो, सो फैक्ट्री चलाओगे, नुकसान रिड्यूस हो रहा है। फैक्ट्री के चलाने से 2 रुपए का नुकसान आपने कवर कर लिया। ये बात समझ में आ गई सुरेंद्र? फैक्ट्री कंटिन्यू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इवन इन द सिचुएशन ऑफ लॉस, और सामने मैंने डायग्राम बना के दिखाया है। क्लियर है सुरेंद्र? हाँ भैया। कुल मिला के अगर मैं ये, सुरेंद्र कहाँ, करोल बाग में ही रहते हो ना? हाँ भैया। तो मैं, अरे इसीलिए करोल बाग पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल करोल बाग का लेने वाला हूँ। करोल बाग में अगर मैं 10 करोड़ की बात करूँ होलसेल मार्केट ऑफ जीन्स, तो 50% शॉपकीपर्स इसी पोजीशन में है। अगर मैं अजमल खां रोड की बात करूँ तो भी 50%। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रेडर्स हैं जो पिछले कई साल, बात पेंडेमिक की नहीं हो रही है,
नॉर्मल बात कर रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान में 10 लाख शॉपकीपर हैं तो मोर देन 5 लाख इसी पोजीशन में है, इसी पोजीशन में है, और क्या मजे से सारी जिंदगी सेलिब्रेट करते हैं, और कोई भी नहीं कहता घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, फैक्ट्री बंद। ये बात दोबारा समझ लो जो बोलना चाह रहा हूं। कुल मिला के समझना, 6 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट। अरे जो दुकान में चीज बेचने के लिए लाए हो 6 रुपए की है वो, और बाजार में कितने की बेची? सुरेंद्र जल्दी बोलो, 6 रुपए की लाए, कितने में बेची? 8. 8 रुपए की। 2 रुपए मिल तो रहे फालतू। फिक्स कॉस्ट का एक और नाम होता है, पूरी क्लास सुनो, फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, डूबत लागत। लगाओ और भूल जाओ, मिल जाए ठीक है, ना मिले चिंता ना करो। मेरी भाषा समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? 6 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है जो चीज आप खरीद के लाए हो, वेरिएबल कॉस्ट। 8 रुपए में बिक रही है, 2 रुपए मिल रहे हैं, इतना काफी है बिजनेस को चलाए रखने के लिए। अरे बात समझ में आ रही है? फिक्स कॉस्ट इस दुनिया में सब दुकानदारों को, अरे अजमल का रोड पे एक दुकान ही होगी 5-7 करोड़ रुपए की। सुरेंद्र एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बात समझ में आती है? एग्जाम्पल। हाँ भैया। तो 5 करोड़ रुपया वो जिंदगी में कमा लेगा दुकान के नाम से? अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो रोज पैसा कमा के घर लेके जा रहा है और अपनी फैमिली को सरवाइव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो मेरा क्वेश्चन मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी कि इकोनॉमिक्स में घाटे पर भी फैक्ट्री चल सकती है। तो फैक्ट्री कब बंद होगी? शट डाउन पॉइंट, वो कंडीशन याद करनी है। तो मैं आगे चलता हूँ इससे। 10 रुपए का बना, 5 रुपए का बिका, फैक्ट्री चलाओ, 5 रुपए का नुकसान। अरे 10 का बना, 5 का बिका, डिफरेंस है 5 रुपए। और फैक्ट्री बंद करो तो 4 रुपए का नुकसान। फैक्ट्री बंद करो 4 रुपए का, फैक्ट्री चलाओ 5 रुपए का। तो चलाना फायदेमंद नहीं है, इमीडिएटली बंद कर दो, शट डाउन। सुरेंद्र को बात समझ में आ गई? हाँ भैया। यहाँ इमीडिएटली फैक्ट्री बंद होगी, इमीडिएटली। शर्त याद कर लो, शर्त याद कर लो, शर्त मैंने ऊपर भी लिखी है। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अगर 6 रुपए है, 1 पैसा भी 6 रुपए से ऊपर मिल जाए फैक्ट्री चलेगी। अरे जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, एग्जांपल 6 रुपया, 6 रुपए 10 पैसे में भी बिक रहा है ना, यू कंटिन्यू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और 6 रुपए में आया, 6 में बिका, 6 में भी बिका, तो भैया तुम क्या कर रहे हो दुकान में? फैक्ट्री बंद करो और घर जाओ। कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है अनुषा? यस सर। तो शर्त याद कर लो, सामने मार्क कर दिए मैंने। जब भी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाए, या आपकी जो कलेक्शन है वो वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए, उसी वक्त फैक्ट्री शट डाउन। सुरेंद्र याद हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। हाँ भैया। और इसको ही बोलने का तरीका, अरे दोनों को यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दो तो क्या बात बन जाएगी? एवरेज रेवेन्यू और एबीसी। जो भी आप ऑन एन एवरेज एक वस्तु खरीद के लाए हैं, उतने ही मिले या उससे कम मिले, तो भैया कोई फायदा नहीं है दुकानदारी का, शट डाउन। अरे शर्त याद हो गई शट डाउन की? यश, यश। हाँ भैया। तो शट डाउन वाली बात समझा दी, और इसको समझाने से ये बात प्रूफ होती है कि फैक्ट्री घाटे में भी चल सकती है। कब तक चलेगी? जब तक वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर कलेक्शन आ रही है। मयूरी याद हो गया? यस सर। रेवेन्यू का चैप्टर क्लोज। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जल्दी बताओ मयूरी क्या होता है? बचपन में याद करा था आपने? अरे मतलब सीए की क्लास में याद कराया है। Producer equilibrium is a psychological phenomena in which producer obtain the maximum level of profit, which leads to settlement of units produced by the producer, which do not argue to change. बढ़िया। अनुषा रिपीट करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। Producer equilibrium is a psychological phenomena in which producer obtain the maximum level of profit. It leads to settlement of output produced by the producer, which is not argued to change. सुरेंद्र बोलना। Producer equilibrium is the point of profit maximization. It leads to settlement of output produced by the producer, which does not argue. भैया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशंस है, एक एमआरएमसी अप्रोच, एक टीआरटीसी अप्रोच। एमआरएमसी अप्रोच की चर्चा करते हैं। एमआरएमसी अप्रोच में सामने डायग्राम बनाया, शर्त याद कराई, कोई भी फैक्ट्री अपने यहाँ कितना प्रोडक्शन करे,
अरे कंज्यूमर की बात बताई थी कि कोई भी कंज्यूमर बाजार से कितना खरीदे कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, ऐसी कंडीशन में क्वांटिटी का सेटलमेंट होता है, और इस बात को समझना समझाना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऐसे ही कोई भी फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसमें आउटपुट का सेटलमेंट होता है, इस बात को समझना समझाना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दो अप्रोचेज हैं, एमआरएमसी अप्रोच, टीआरटीसी अप्रोच। एमआरएमसी अप्रोच सामने बनाइए, अंडर द कंडीशन व्हेन प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। फिर कह रहा हूं कोई भी डायग्राम पर जाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ रेवेन्यू के कंसेप्ट बाजार के बदलने से बदलते हैं, तो मैंने यहाँ कौन सी अदम्पशन ली है, प्राइस रिमेनिंग द सेम, यानी ए आर इज इक्वल टू एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली कंडीशन है। कॉस्ट के कंसेप्ट यूनिवर्सल हैं, तो एमआरएमसी में सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट बना रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्ट यूनिवर्सल है, कभी भी शेप चेंज नहीं होती, सबने बचपन में याद करा था यू शेप। अब बना रहे हैं, अरे एमआर की बात आपको, एमसी की बात मैंने समझा दी, यूनिवर्सल है। अब एमआर की बात, एमआर बनाने से पहले देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन लगी हुई है। यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी, प्राइस रिमेनिंग द सेम, इन दैट सिचुएशन ए आर इज इक्वल टू एम आर, बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मयूरी, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये डायग्राम मैंने सामने बना दिया, जिस पॉइंट पर कंडीशन याद कर लो, जिस पॉइंट पर एम आर एम सी के बराबर है, खाली एक कंडीशन से क्वेश्चन टिक नहीं होगा। दूसरी बात, एम सी एम आर को नीचे से ऊपर बढ़ते हुए काट रहा है। अगर डायग्राम में देखो तो एम आर एम सी दो जगह बराबर है, एक जगह एम सी घटते हुए काट रहा है, एक जगह बढ़ते हुए काट रहा है। जहां बढ़ते हुए काटता है वही है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां घटते हुए काट रहा है वो नहीं होगा। इसका डिस्कशन अगली क्लास में करना है, बस ये शर्त अभी याद कर लो, यहीं से अगली क्लास का टॉपिक शुरू करेंगे। सुरेंद्र, इतनी बात समझ में आई? एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट एम आर फ्रॉम द बिलो। क्लियर है सुरेंद्र? हाँ भैया। तो समय की लिमिटेशन यहीं रोक रहे हैं।